हाय एवरीवन, सॉलिड स्टेट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देख लो जाके। 8 पार्ट्स हैं उसके। आज करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट। सॉल्यूशन चैप्टर क्यों स्टार्ट कर रही हूँ? पहली बात तो मेरे को 12th वाले बच्चों ने बोला है कि मैम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा दो, तो उनके लिए भी। और सॉल्यूशन चैप्टर वैसे तो नेट के सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है कि सॉल्यूशन चैप्टर आएगा, बट सॉल्यूशन चैप्टर में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम जो पढ़ेंगे उन सब का यूज हमारे पूरी केमिस्ट्री में होता है। जैसे कंडक्टेंस चैप्टर में मोलारिटी, नॉर्मैलिटी, इन सब चीजों का यूज होगा, इन सब टर्म्स का यूज होगा। तो इन सब टर्म्स की नॉलेज होना जरूरी है। वो सारी नॉलेज हमें इस चैप्टर से हो जाएगी। तो देख लो सोल्यूशन। पहली बात, सोल्यूशन हमारा क्या होता है? सोल्यूशन हमारा होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को जब हम मिक्स करते हैं तो हमारा बनता है सोल्यूशन। किस तरीके के सॉल्यूशन पढ़ना है, कितने तरीके के सॉल्यूशन होते हैं और इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, पहले वो देख लेते हैं। आओ देखो, पहली बात हमारा सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन हमारा बना होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। अब सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, ये जानना जरूरी है। सोल्यूट क्या है हमारा? सोल्यूट हमारा है जो चीज हमारी क्या है, स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें, जनरली अगर हम बात करें तो हमारा जो स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, स्मॉलर अमाउंट में जो है हमारा, वो क्या है, सोल्यूट है। और जो हमारा लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है वो हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। जैसे हम एग्जाम्पल इसका क्या दे सकते हैं, डेली बेसिस में जो हम यूज करते हैं वो हम क्या यूज करते हैं, शुगर डिजोल्व इन वाटर। शरबत बनाते हैं हम, पानी में क्या बोलते हैं, शक्कर बोलते हैं। तो वो क्या होता है हमारा, वो एक तरीके का सोल्यूशन तो है। और ये हमारा कैसा सोल्यूशन है, शुगर डिजोल्व इन वाटर, शुगर डिजोल्व इन वाटर, ये हमारा कैसा सोल्यूशन है? अब ये हमारा क्या, होमोजीनियस सोल्यूशन है। पहली बात, ये क्या है हमारा, होमोजीनियस सोल्यूशन है। सोल्यूशन हमारे कितने तरीके के होते हैं? सोल्यूशन हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक हेट्रोजीनियस होता है और एक होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस सोल्यूशंस वो होते हैं जिनमें हमारी क्या हो, हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन हो वो क्या हो, सेम हो हमारा थ्रू आउट। जैसे हम शक्कर को डिजोल्व करते हैं पानी में, तो हम जो पहली बूंद पीते हैं, जो लास्ट बूंद पीते हैं, वो क्या सेम होती है। सेम मीठा ऊपर भी लगेगा, सेम मीठा नीचे भी लगेगा। तो क्या होता है, सेम हो थ्रू आउट, जो होती है थ्रू आउट सेम होना चाहिए। थ्रू आउट कॉन्सेंट्रेशन हमारी क्या हो, सेम हो। अब होमोजीनियस सॉल्यूशंस को हम ट्रू सॉल्यूशंस भी कहते हैं। ट्रू सॉल्यूशन क्या है, जो हमारे ट्रू सॉल्यूशंस भी लिख लो। ट्रू सॉल्यूशंस हमारे क्या होते हैं, जो सोल्यूट हमारे सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए वो हमारे क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन होते हैं। सोल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन इन सॉल्वेंट, वो हमारे क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं। इस चैप्टर में जिन सॉल्यूशंस की हमें बात करनी है वो हमारे क्या है, ट्रू सॉल्यूशंस है। होमोजीनियस सॉल्यूशंस है, ना कि हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस की। हम ट्रू सॉल्यूशंस की बात करेंगे इस चैप्टर में और होमोजीनियस सॉल्यूशन की बात करेंगे कि इन्हीं का ही यूज करना है हमें सारी चीजों में। आप देख लो कि आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें। पहले तो हमें सॉल्यूशन चैप्टर में पहला हमें पढ़ना है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़नी है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़नी है हमें, सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़नी है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमारी क्या क्या होती है, नॉर्मैलिटी, मोलैरिटी, वेपर प्रेशर टर्म्स, ये सारी होती है हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। वेट बाय वॉल्यूम, पीपीएम, ये सब हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है। और हमें इन्हीं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में एक और चीज पढ़नी है, इंटर कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। जैसे हमारा कभी कभी किसी क्वेश्चन में पूछ लेता है, दिया होता है हमारा मोलैरिटी दी होती है, बट हमारा क्या मोलैरिटी के टर्म्स में हमें उसे निकालना है। तो क्या मोलैरिटी को मोलैरिटी में चेंज करना आना चाहिए। इसका भी यूज इस चैप्टर में देखेंगे हम। सेकंड हमें क्या पढ़ना है, वेपर प्रेशर के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है।
वेपर प्रेशर के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। ठीक है, थर्ड हमें क्या पढ़ना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी कई तरीके की होती हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, कई तरीके की होती हैं, वो सब हम पढ़ेंगे इसमें। यही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी के बेस में हमारा क्वेश्चन आएगा और उसी में ही ये सारी चीज हमें इसमें ही यूज करनी है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी हमें इसी के न्यूमेरिकल में यूज करनी है। वेपर प्रेशर टर्म्स भी, ये तो एक अलग सेक्शन हो गया, ये भी करना है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वैन डॉर्फ फैक्टर पढ़ेंगे हम। वैन डॉर्फ फैक्टर ये हमारा न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बेसिस में जो न्यूमेरिकल आएगा उस पे यूज होगा। वैन डॉर्फ फैक्टर आई से जिसे डिनोट करते हैं, ये भी पढ़ना है हमें। अब आगे देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। हमने देख लिया इस चैप्टर में ये सब चीजें हमें पढ़नी है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होता है, ये स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे जाएंगे चैप्टर की डेप्थ में। पहले देख लो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम किससे कैलकुलेट करते हैं, हमारा ये क्या है, सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। कि इससे निकालते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होता है हमारा उस पे डिपेंड होता है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। ये हमें किसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ये पढ़ेंगे, सॉल्यूट पे डिपेंड करता है पूरा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कई तरीके की होती है, वो तो हम नेक्स्ट में देखेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितनी तरीके की होती है, उनके बेसिस में क्वेश्चन देखेंगे, वो समझेंगे। पहले तो हम देख लेते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो हमारा आता है वैन डॉर्फ फैक्टर, जिसे हम यूज करना है हमें। वैन डॉर्फ फैक्टर जो हमें यूज करना है, आई है हमारा, वो कैलकुलेट करना सीखते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वैन डॉर्फ फैक्टर का, अब हमारा वैन डॉर्फ फैक्टर क्या होता है, आई होता है वैन डॉर्फ फैक्टर। ये हमारा तीन तरीके का होता है वैन डॉर्फ फैक्टर। एक होता है हमारा एसोसिएशन, एसोसिएशन के बेसिस में होता है वैन डॉर्फ फैक्टर, कि कोई मॉलिक्यूल हमारा दे रखे, कोई दो मॉलिक्यूल्स हमारे दे रखे, वो क्या होंगे, एसोसिएट होंगे। एसोसिएट होंगे मतलब एडअप हो जाएंगे वो मॉलिक्यूल्स, और वो मॉलिक्यूल्स हमारी वैल्यू देंगे, उससे आप आई की वैल्यू निकालेंगे। इसमें क्या होगा हमारा वैन डॉर्फ फैक्टर, वो देखेंगे। दूसरा है हमारा डिसोसिएशन, दूसरा हम देखेंगे डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में, हाँ, एसोसिएशन में आई की जो वैल्यू होगी वो हमारी 1 से कम होगी। डिसोसिएशन में देखेंगे कि कोई भी हमारा मॉलिक्यूल दे रखा है, जैसे A प्लस ए बी दे रखा है, वो हमारा मॉलिक्यूल क्या होगा, डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट मतलब क्या होगा, वो मॉलिक्यूल टूटेगा। डिसोसिएट होना मतलब मॉलिक्यूल टूटेगा, मतलब वो क्या, आयनाइज भी हो सकता है हमारा मॉलिक्यूल। टूटना तो मतलब क्या होगा, आयनाइज होगा। तो हम देखेंगे कि वो कैसे आयनाइज हो रहा है और उसकी क्या आई की वैल्यू क्या होगी। इसमें जो आई की वैल्यू होती है, आई की वैल्यू वो 1 से बड़ी होती है डिसोसिएशन में। तीसरा हमें देखना है, तीसरा हम देखते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आई की वैल्यू देखेंगे। तीसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आई की वैल्यू देखना है कि हमारा कोई मॉलिक्यूल दे रखा है, ए है हमारा, हमने उसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, लेकिन वो तो आयनाइज हुआ ही नहीं। जैसे कि हम ग्लूकोज है, घर पे ग्लूकोन डी पीते हैं, ग्लूकोन डी को पानी में मिला लो, क्या वो आयनाइज होता है, नहीं होता। शुगर आयनाइज नहीं होती। ये सब क्या है, हमारा आयनाइज नहीं होता। ए हमारा ए के फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है, आयनाइज नहीं होता। इसमें जो आई की वैल्यू होती है वो हमारी 1 होती है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस में। अब केस फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम, डिसोसिएशन से देखेंगे। डिसोसिएशन में आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें। आओ, फर्स्ट है, केस फर्स्ट डाल लो। डिसोसिएशन में आई की वैल्यू देखेंगे। अब डिसोसिएशन में क्या देखना है हमें, कोई भी हमारा मॉलिक्यूल है हमारा, जैसे ए मॉलिक्यूल है हमारा, वो हमारा क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है किसी और मॉलिक्यूल में।
क्या है हमारे बी मॉलिक्यूल में जैसे वो डिसोसिएट हो गया और उसने एन मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट हो गया, एन मॉलिक्यूल्स में, तो हमारा क्या है यहाँ पे 1 प्रेजेंट है और कितने में डिसोसिएट हुआ, वो एन में डिसोसिएट हुआ, उसकी आई की वैल्यू निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला है हमारा I इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन माइनस का 1 इंटू अल्फा। आई तो हमें पता है कि आई हमारा क्या है, वैन ऑफ फैक्टर है, बट अल्फा क्या है हमारा, अल्फा निकालो, अल्फा क्या है हमारा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ये कभी कभी क्वेश्चंस में दे रखा होता है, क्वेश्चन में हाँ दे ही रखा होता है अल्फा, कभी कभी निकालना भी होता है हमें कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या है, ये क्या है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। आप देख लो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ये कैसे निकालो, क्वेश्चन में दिया रहता है कि हमारा 0.1 मोलर सोल्यूशन, जैसे देख लो कोई क्वेश्चन दिया होगा जैसे हमारा 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl 0.1 molar solution of NaCl ionizes 90%, ऐसे कुछ दे रखा होगा कि वो 90% आयनाइज होता है और 0.1 मोलर सोल्यूशन दे रखा होगा और उसमें पूछेगा हमारा कि आई की वैल्यू निकालो। तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, पहले हाँ ये देखो कि अल्फा इसमें क्या होता है, तो इसमें जो 90% जो हमारा आयनाइज हो रहा है यही हमारा अल्फा है। अल्फा क्या हो गया 90% को कैसे निकालोगे, हमारा क्या आ जाएगा 0.9 वैल्यू हो जाएगी अल्फा की। तो ये आप इसमें पुट कर दोगे अल्फा में, और एन हमारा जितने में हमारा डिसोसिएट होता है मॉलिक्यूल वो हो जाएगा, और आई हमारा क्या, आई इससे हमारा वैन ऑफ फैक्टर निकल आएगा। ये हमारा फॉर्मूला है, ये नोट डाउन कर लो। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे जब हमारा आयनिक कोई भी हमारा NaCl ऐसे टाइप एंटिटी दी होगी, उसमें इसी फॉर्मूले का यूज करना है। हाँ तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो अल्फा है वो हमारा क्या है कि जैसे कोई चीज हमारी 1% है, 1 क्या अमाउंट है, वो कितने भाग में हमारी प्रेजेंट है। जैसे कि हमारा 100% सोल्यूशन में वो कितना प्रेजेंट है, ये दे रखा है 90% है, 90% में अल्फा क्या है 0.9% आ गया। तो वैसे ही अल्फा की वैल्यू हम इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा आई इससे निकल आएंगे। हाँ जो आई, एक और चीज देख लो, हमारा क्वेश्चन में दिया रहता है m theoretical अपॉन m ऑब्जर्व्ड, ये भी दे रखा होगा। ये हमारा इसके केस में तो बराबर नहीं होगा, m theoretical बराबर m ऑब्जर्व्ड नहीं होगा, क्योंकि जो आई की वैल्यू है वो इस डिसोसिएशन के केस में क्या होती है, एसोसिएशन के केस में क्या होती है हमारी कम होती है, और डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू हमारी बड़ी होती है। तो ये दोनों हमारे कभी बराबर नहीं हो सकते, ये क्या होंगे हमारे, या तो कम होंगे या तो ज्यादा होंगे, क्योंकि आई की वैल्यू हमारी बराबर है ही नहीं। बराबर किसी केस में होती है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में होती है। अब सेकेंड केस देख लो, इलेक्ट्रोलाइट का केस देख लो। केस सेकेंड ए डाल लो इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमारी ई की क्या वैल्यू होगी, जब हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स दे होंगे तो आई की वैल्यू हमारी क्या होगी। इलेक्ट्रोलाइट हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो हमारे क्या आयनाइज हो जाते हैं, दोज विच गेट आयनाइज इजली, जो क्या आयनाइज हो जाए तो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, दोज विच गेट कंप्लीटली आयनाइज, जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए। कंप्लीटली आयनाइज होने का मतलब है कि हमारा 100% आयनाइज हो जाए, वो 100% आयनाइज हो जाएगा। 100% आयनाइज होने का क्या मतलब है कि जिसमें अल्फा की वैल्यू क्या, अल्फा हमारा क्या हो गया 100% आयनाइज हो गया, तो अल्फा क्या हो जाएगा हमारा 1 के बराबर हो जाएगा इसमें अल्फा। अब इसके एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल क्या है हमारे, जैसे हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, स्ट्रॉन्ग एसिड का पहले केस देखो। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में देखते हैं अल्फा की वैल्यू क्या होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में हमारा क्या होगा, जैसे कि हमारा HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, HClO4 है, ये हमारे क्या है सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। इन सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स में हमें आई कैलकुलेट करना है, मतलब बैंक ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वो फॉर्मूला यूज करेंगे जो बताया था डिसोसिएशन के केस में, I इज इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस का 1 अल्फा, इसी फॉर्मूले को यूज करना है।
अब हमें देखना है कि अल्फा हमारा क्या है। पहली बात तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, अब इसमें दे रखा है अल्फा हमारा क्या है, 100% आयनाइज हो रहा है। 100% आयनाइज किस केस में होगा, जब हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स या स्ट्रॉन्ग बेस होंगे तो हमारा क्या 100% आयनाइज होगा। उसमें जो अल्फा की वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो इसमें अल्फा की वैल्यू सिंपली पुट कर लो 1 प्लस n माइनस का 1। अल्फा क्या हो गया, 1 हो गया। जब इसमें कैलकुलेट करोगे 1 और ये माइनस का 1 ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। I इज इक्वल टू n आ गया, मतलब क्या हो गया, n हमारा आयनाइजेशन रैंक ऑफ फैक्टर के बराबर है ये दोनों वैल्यू। अब इसमें जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं I हमारा n के बराबर है, तो अगर HCl क्या करता है, कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है। तो HCl क्या होगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में हमारा आयनाइज होगा, तो इसमें क्या 2 बनेगा, 2 आयंस बनेंगे। H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव बनेगा, इसमें भी 2 आयंस बनेंगे। H2SO4 H2 मत ये 2 है ना, H पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, 3 आयंस बनेंगे, 3 बनेंगे। HClO4 इसमें क्या H पॉजिटिव ClO4 नेगेटिव, 2 ही आयंस बन रहे हैं, तो ये क्या होगा 2 होगा इसमें। लेकिन इसमें क्या है कि जो I है वो हमारा n के बराबर है। वो I n के बराबर कब हुआ, जब हमारा अल्फा की वैल्यू हमारी क्या होगी, 1 हो गई, 100% आयनाइज है। ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लो। अब स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में तो ये होता है, स्ट्रॉन्ग बेस के केस में क्या होता है ये देखो। स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में अल्फा की वैल्यू हमारी 1 है। स्ट्रॉन्ग बेस के केस में देख लो, स्ट्रॉन्ग बेस के केस में, स्ट्रॉन्ग बेस में भी अल्फा की वैल्यू क्या होगी, हमारी 1 होगी, क्योंकि वो 100% आयनाइज होंगे। बेस भी क्या स्ट्रॉन्ग है हमारा, तो वो भी 100% आयनाइज होंगे। बेस हमारे क्या होता है, NaOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस और कौन से होते हैं, NaOH होता है, KOH होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। अब इसमें भी जो हमारे जब अल्फा हम 1 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू n हो जाएगा ना। इसके केस में भी I इज इक्वल टू n ही हो जाएगा ना। और क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस, BaOH होल ट्वाइस, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है हमारा, ठीक है। तो इसमें I की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये दोनों बराबर हो गए। तो ये भी क्या 2 में ये जब आयनाइज होगा तो क्या होगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव देगा ना, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव के फॉर्म में आयनाइज होगा, तो इसकी भी वैल्यू 2 हो जाएगी। QH भी K पॉजिटिव OH नेगेटिव के फॉर्म में आयनाइज होगा, ये भी 2 हो जाएगा। BaOH होल ट्वाइस, Ba2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव के फॉर्म में होगा, तो ये भी क्या होगा हमारा Ba2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव के फॉर्म में होगा। लेकिन इसमें क्या OH हमारे 2 हैं, तो ये क्या होगा 3 हो जाएगा। आप देख लेते हो स्ट्रॉन्ग बेस के केस में हमने देख लिया I हमारा बराबर है n के। आप देखो हमारा एक और है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। अब सॉल्ट्स भी तो होते हैं हमारे, जैसे NaCl, ये सब सॉल्ट्स भी तो होते हैं, Na2SO4। अब सॉल्ट्स देख लो, ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, इसमें क्या आ जाएगा, ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स तो स्पेशली हमारे आयनाइज होते ही होते हैं। सॉल्ट्स को पानी में डिसॉल्व कर दो, वो तो आयनाइज होंगे ही, सॉल्ट्स का काम ही है टूटना, तो सॉल्ट्स तो आयनाइज होंगे ही। सॉल्ट्स देख लो हमारे क्या है, NaCl, Na2SO4 एक्सेट्रा, ये सारे हमारे सॉल्ट्स हो गए। अब सॉल्ट्स में हमें निकालना है वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा, तो हमारा क्या होगा I, इसमें I की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसमें क्या Na2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव हो जाएगा, Na2 है, Na पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, Na2 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें हमने निकाल लिया। अब हम देख इलेक्ट्रोलाइट्स हमने देख लिया, इलेक्ट्रोलाइट्स में किस तरीके से I की वैल्यू होगी, I बराबर n किस केस में होगा, ये हमने देख लिया। अब देखो कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट के केस में देख लिया। अब देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस को कैसे डील करना है। इलेक्ट्रोलाइट के केस को डील कर लोगे ना। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस को देख लो। ये सेकंड नहीं है, ए पार्ट था, ये बी पार्ट है। क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में फॉर्मूला तो हमारा सेम यूज होगा, लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट को कैसे डील करना है। पहली बात, जो हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो हमारे क्या डिसॉल्व ही नहीं होते। ए हमारा जो है वो ए के फॉर्म में ही प्रेजेंट रहेगा। ग्लूकॉन डी को पानी में मिलाओ वैसा ही रहेगा, शुगर को पानी मिलाओ वैसा ही रहेगा। आयंस बना ही नहीं रहा है, आयनाइज हो ही नहीं रहा है, तो जो उसमें अल्फा होगा वो हमारा क्या होगा, अल्फा हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो आयनाइज हो ही नहीं रहा। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी।
फॉर्मूला लिखो I इज इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस का 1 अल्फा। ठीक है, तो हम क्या अल्फा की वैल्यू हमारी क्या है 0 है, पुट करोगे तो क्या आ जाएगी, ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो I इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इस केस में I हमारा 1 हो जाएगा। अब देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं हमारे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमारा क्या होता है, ग्लूकोज, शुगर, यूरिया, ये सब हमारे क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इसमें हमेशा I की वैल्यू क्या होगी, हमारी 1 हो जाएगी। आंख बंद करके इसमें I की वैल्यू आपको 1 रख देना, इसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अल्फा की वैल्यू इसमें 0 हो जाएगी। आयनाइज होता ही नहीं है, अल्फा 0 है, तो इसमें I की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। ये आसान था। अब इसके बाद देख लो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का केस देख लिया, अब इसके बाद देखेंगे केस सेकंड, देखेंगे एसोसिएशन का केस। केस सेकंड, एसोसिएशन। एसोसिएशन में हमारा क्या होता है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे एडअप हो जाते हैं और हमारे क्या, जैसे हमारा कोई दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो हमारे एडअप होके क्या A2 बना देंगे। इसमें जो फॉर्मूला है वो भी डिफरेंट है। वैसे हमने ले लिया 3A बराबर हमारा A3 होगा और ऐसे ही 4A बराबर A4 होगा, वैसे हमारा Na बराबर क्या हो जाएगा, An हो जाएगा। तो ये हमारा क्या पॉलीमर फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तो इसमें क्या हो कि n मॉलिक्यूल्स हमारे दे रखे हैं, वो हमारे एडअप होके जॉइंट मॉलिक्यूल बना दिया, तो वो क्या हो गया, हमारा पॉलीमर फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे केसेस के लिए n की वैल्यू हम कैसे निकालें, I की वैल्यू कैसे निकालेंगे, I जो इसमें हमें कैलकुलेट करना है, ऐसे केसेस के लिए I की वैल्यू निकालेंगे। I इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाई n माइनस का 1 इंटू बीटा। इसमें जो I का फॉर्मूला है वो हम अलग यूज करते हैं, वो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। वो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो जॉइंट मॉलिक्यूल पॉलीमर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है और इसमें क्या होता है, m थ्योरेटिकल की जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, लेस देन m ऑब्जर्व्ड वैल्यू से होती है। क्योंकि जब हम I क्या होता है, इसमें लेस देन 1 होता है। बताया था कि एसोसिएशन के केस में I की वैल्यू क्या होती है, 1 से कम होती है हमारी, है ना, याद है ना। तो I अभी कराया था, I हमारा इसमें हो गया, ठीक है। बीटा जैसे सेम था हमारा, उसमें वो फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो हमने निकाला था फॉर्मूला डिसोसिएशन के लिए जो था, उसमें I की वैल्यू 1 प्लस n माइनस का 1 इंटू अल्फा था। इसमें क्या हो गया, 1 बाई n हो गया, सेम है। बीटा उसमें जो अल्फा था डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, इसमें भी बीटा वही है, सेम चीज है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ही है। लेकिन ये क्यों चेंज हो गया, इसकी वजह से, क्योंकि एक जॉइंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है और एडअप हो रहा है मॉलिक्यूल, उसमें मॉलिक्यूल्स हमारे डिसोसिएट हो रहे थे, इसमें मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, एडअप हो रहे हैं एक दूसरे से, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो ये एक तरीके से क्या होगा, जैसे हमारा कोई मॉलिक्यूल दे दिया तो इसने क्या बनाया, 2A हमारा A2 में फॉर्म हो गया, तो इसने क्या बनाया, ये तो हमारा डाइमर फॉर्मेशन हो गया ना। कोई दो मॉलिक्यूल दे दिया गया भाई, कोई दो सेम मॉलिक्यूल दे दिया गया। जैसे हमारा एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल बहुत फेमस एग्जाम्पल है, CH3COOH का एग्जाम्पल दे रखा है। ये हम दो मॉलिक्यूल जैसे इसके दे दिए गए हमारे दो मॉलिक्यूल, तो ये हमारा क्या बना देता है, CH3 डाइमर फॉर्मेशन कर देता है। ये हमारा डाइमर फॉर्मेशन कर देता है, किसके थ्रू करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू करता है। देख लो इसका भी, इसका देख लो, CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ से C से CH3 COH, ये ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये डाइमर फॉर्मेशन करता है। C डबल बॉन्ड हाइड्रोजन फॉर्मेशन के थ्रू करेगा डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। ये क्या हो गया, हमारा डाइमर बना दिया इसने। इसमें जब इसने डाइमर बनाया तो I की वैल्यू इसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये अब थ्री मॉलिक्यूल्स हमारे A3 बन जाएंगे, तो ये क्या ट्राइमर बन गया हमारा। वैसे ही हमारे जब n मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो वो हमारा पॉलीमर बन जाता है। तो सेम, इसलिए हमें इसमें जो फॉर्मूला होगा ये फॉर्मूला यूज करना है, इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। इसमें डाइमर फॉर्मेशन हो गया हमारा कि, और ये हमारा फॉर्मेशन क्या थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ है। जब सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हमारे एक थ्रू फोर्स के बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसमें कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है,
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में है ना, सेम मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसे सेम में प्रेजेंट हो, OH प्रेजेंट है, NO2 प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, वो तो सेम मॉलिक्यूल में होगी, वो हो जाती है इंट्रामॉलिक्यूलर। ये क्या है डिफरेंस, दो CH3COH दे रखे हैं ना, अलग अलग है ना, दोनों दो मॉलिक्यूल दे रखे हैं, तो इसमें क्या होगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये बनाएगा। और जो इसमें फॉर्मूला यूज करना है वो ये फॉर्मूला यूज करना है। अब इसका एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो कि ये कैसे पूछा जाएगा हमारा। छोटा सा क्वेश्चन देख लो, जैसे हमारा क्वेश्चन में दे दिया गया कि 0.1 मोलर CH3COOH is 30% आयनाइज्ड। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 0.1 मोलर CH3COH is 30% आयनाइज्ड। अब हमें पता है कि जो CH3OH है वो हमारा क्या डाइमर फॉर्मेशन करता है, तो इसमें जो हम I की वैल्यू निकालेंगे वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, I is equals to 1 plus 1 by n माइनस का 1 बीटा। बीटा क्या है इसमें 30% है, 30% का क्या मतलब हुआ 1 प्लस और n क्या हो जाएगा, CH3COH हमारे क्या डाइमर है ना, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, 1/2 माइनस का 1 और बीटा क्या हो जाएगा 30% मतलब 0.3 हो जाएगा। इसे कैलकुलेट कर लो, आ जाएगी I की वैल्यू, इसी I की, और इसमें से क्या I की वैल्यू तो इसमें फाइंड आउट करनी थी, बीटा दे रखा था। मोलारिटी का कोई यूज नहीं होता, मोलारिटी से कोई मतलब नहीं, मोलारिटी जस्ट एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म इसमें दी होती है कि कितने मोलर सोल्यूशन प्रेजेंट है, इसका कोई यूज नहीं करना है। यूज आपको करना है सिर्फ 30% जो आयनाइज हुआ है और जो आपका कंपाउंड है उसको आपको यूज करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में जैसे इलेक्ट्रोलाइट के क्वेश्चन में ही दे दिया जाएगा आपको कि 0.1 मोलर NaCl is 50% आयनाइज्ड, दे दिया गया। NaCl हमारा क्या आयनाइज होगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसमें क्या हो जाएगी n की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी, ओके। और तो हम इसमें I निकाल लेंगे, I का वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, n माइनस का 1 अल्फा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अल्फा की वैल्यू 50% मतलब 0.5 हो जाएगी, उससे I की वैल्यू निकाल लेंगे। सिंपल है, समझ में आ गया होगा आपको। अब देख लो क्या करना है, अब देखो क्या करना है, अब हमें देखना है जो I है हमारा वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे कैसे डिपेंड करता है वो देखना है। I देखो किसके बराबर होता है, I is equals to ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। I ये है हमारा। अब हमारा जब दे रखा होगा तो जो हमारा जो हम मेनली यूज करते हैं, पहले हमने लिखा था इलेक्ट्रोलाइट के केस में कि M थ्योरेटिकल अपॉन M ऑब्जर्व लिखा था, और इस केस में क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा N ऑब्जर्व्ड अपॉन N थ्योरेटिकल। ये याद रखना, ये लिख लो कि I हमारा M थ्योरेटिकल अपॉन M ऑब्जर्व क्या होता है और N ऑब्जर्व्ड अपॉन N थ्योरेटिकल के बराबर होता है I हमारा। अब एक चीज और देखो, एक क्या देखना है आपको कि जो I होता है हमारा, जब किसी क्वेश्चन में जैसे दे रखा हो, कभी हमारा ये है कि हमारा जो हमारी प्रैक्टिकल वैल्यू है और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है क्या वो कभी बराबर हो सकती है, तो हाँ हो सकती है। किस केस में हो सकती है, देखो जो हमारी प्रैक्टिकल वैल्यू है I की प्रैक्टिकल वैल्यू है और एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ये हमारी बराबर हो सकती है। किस केस में हमारी बराबर हो सकती है, जब हमारा क्या I हमारा 1 के बराबर दे रखा हो, I हमारा जब 1 के बराबर दे रखा होगा तो ये दोनों बराबर हो सकता है भाई, हो सकता है। तब इन दोनों की वैल्यू क्या सेम वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी सेम वैल्यू आ जाएगी, सेम वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू सेम आ जाएगी, प्रैक्टिकल और एक्सपेक्टेड की जो वैल्यू है वो हमारी सेम आ जाएगी। और जब हमारा I नॉट इक्वल्स टू 1 होगा तो क्या है, डिफरेंट वैल्यू आएगी।
तो ये समझ में आ गया होगा कि इसमें डिफरेंट वैल्यू किस केस में आएगी, जब आई हमारा नॉट इक्वल्स टू 1 होगा और आई इक्वल्स टू 1 होगा तो हमारी सेम वैल्यू हो जाएगी, प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेड जो है वो सेम वैल्यू हो जाएगी। तो ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की जो टाइप्स हैं और जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा आज का। बाकी सॉलिड स्टेट चैप्टर पूरा करा दिया है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देख लो उसे। आई होप सब समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।